बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं वो है मेयर थ्योरी एंड लीबैक इंटीग्रेशन। मेयर थ्योरी और लीबैक इंटीग्रेशन के इस कोर्स में हमें कुछ पोर्शन में मेयर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और बाकी पोर्शन में लीबैक इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे। एक्चुअली लीबैक इंटीग्रेशन को स्टडी करने के लिए हमें मेयरेबल सेट्स को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और मेयरेबल सेट्स के बाद मेयरेबल फंक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है। देन हम लीबैक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो कुछ पोर्शन में हम मेयर थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है, जबकि लीबैक इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 से शुरू होगा। फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 से कुछ बेसिक पॉइंट्स सीखेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 1 को अपनी बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे पेज नंबर 1 to 23 वो सारी बातें लिखी हैं जो आप ऑलरेडी सेट थ्योरी के कोर्स में पढ़ के आ चुके हैं। जो डिफरेंट टॉपिक है वो पेज नंबर 24 से स्टार्ट होता है, अलजबरा ऑफ सेट्स के नाम से। अलजबरा ऑफ सेट्स का टॉपिक जब आप शुरू करेंगे तो कुछ इंट्रोडक्शन उसमें हमें दिया जा रहा है। इंट्रोडक्शन में वो वर्ड यूज़ कर रहा है फैमिली ऑफ सेट्स एंड कलेक्शन ऑफ सेट्स, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। बेसिकली हम फैमिली ऑफ सेट इस तरह के सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट भी सेट हों। जैसे कि अगर मैं कोई भी सेट लिखती हूँ और उसके अंदर जो एलिमेंट उस सेट में आ रहे हैं वो भी इटसेल्फ सेट हों तो मैं कहूँगी ये बेसिकली मेरे लिए फैमिली ऑफ सेट है। जिस तरह आप सेट थ्योरी पढ़ते हुए सेट्स को रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल लेटर से और सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम स्मॉल लेटर से, जब हम फैमिली ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम फैमिली ऑफ सेट को जहाँ जहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम स्टाइलिश अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मुझे ए लिखना है तो मैं सिंपल ए लिखने की बजाय थोड़ा इस तरह से ए को लिखूँगी। अगर बी लिखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे। एफ़ लिखना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से, ठीक है। स्टाइलिश अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल जहाँ जहाँ आपकी बुक में किया जा रहा है उसका मतलब है कि ये फैमिली ऑफ सेट्स को या कलेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है। और बेसिकली फैमिली ऑफ सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट भी इटसेल्फ सेट्स हैं। तो अगर आप ये देखें तो आप हमेशा पावर सेट को स्टडी करते हैं। पावर सेट बेसिकली किसी एक सेट के तमाम सब सेट का सेट होता है, तो सब सेट भी इटसेल्फ सेट है, तो पावर सेट भी एक्चुअली फैमिली ऑफ सेट ही है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ सेट्स की एक पार्टिकुलर एग्जांपल है। ठीक है। फैमिली ऑफ सेट के बाद जो दूसरा पॉइंट लिखा जा रहा है इंट्रोडक्शन में वो है सेट फंक्शन। सेट फंक्शन हम एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी डोमेन सेट्स हों या फिर किसी सेट के सबसेट्स हों। इस फैमिली ऑफ सेट सिंपली अगर आप इसको पुट करें, सबसे आसान बात कहना चाहें तो फैमिली ऑफ सेट्स कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ अ फैमिली ऑफ सेट। अगर आप फैमिली ऑफ सेट कहेंगे तो फैमिली ऑफ सेट में बेसिकली किसी सेट के सबसेट ही होते हैं, ठीक है। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन बेसिकली एक ऐसा सेट हो जो फैमिली ऑफ सेट हो, या ये कह लें एक ऐसा सेट हो जिसके एलिमेंट भी सेट हो, उस फंक्शन को हम सेट फंक्शन कहते हैं। सेट फंक्शन की जो रेंज है वो यूजुअली नंबर्स होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो सेट्स को नंबर्स पर मैप करता है उसे हम सेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारा कोर्स है इसके पढ़ने का जो मकसद है वो जनरलाइजेशन है रिमान इंटीग्रेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन जब आप पढ़ते थे तो बेसिकली वो एरिया कैलकुलेशन में आपको हेल्प आउट करता था, ठीक है। और एरिया कैलकुलेशन में आप ये कह लें कि हम जब भी
किसी ऐसी चीज़ को डील कर रहे हैं जिसमें वेरिएशन आ रही होती है, और वेरिएशन वाली क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं जिनका ग्राफ कॉन्टीन्यूस नहीं रहता, जिनका ग्राफ लीनियर नहीं रहता, ठीक है, जिनका ग्राफ लीनियर टाइप नहीं होता, जो ग्राफ है वो कर्व की शक्ल में आता है। तो ऐसे फंक्शन की कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन हमें हेल्प आउट करती है। तो जब हम इस तरह की क्वांटिटीज़ को, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मैस हो गया, इन्हें जनरली डिस्कस करना चाहते हैं, तो जनरली डिस्कस करते वक्त जो ये क्वांटिटी रिलेट्स करती हैं किसी बॉडी के साथ, और बॉडी बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। और तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम बेसिकली इन क्वांटिटीज़ को अगर जनरली डील कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो हम सेट्स को के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहे हैं। और अगर सेट्स को डील कर रहे हैं तो सेट के एक एलिमेंट को मैप होने के लिए या सेट्स को दूसरे किसी सेट पे मैप होने के लिए कोई फंक्शन रिक्वायर है, और वो जो फंक्शन है वो बेसिकली सेट फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे मेयर थ्योरी और लीबैग इंटीग्रेशन के इस कोर्स को पढ़ते वक्त, हम ज़्यादातर फैमिली ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे, और उन फैमिली ऑफ सेट्स पर से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, फ़िलहाल हम अलजबरा ऑफ सेट्स में उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अलजबरा ऑफ सेट में सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो रिंग ऑफ सेट की है। डेफिनेशन नंबर 4.1, रिंग ऑफ सेट्स, ठीक है। जब रिंग ऑफ सेट को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि लेट्स से वी हैव अ सेट आर, और सेट आर बेसिकली फैमिली ऑफ सेट है, बी अ नॉन एम्प्टी, ठीक है। हम एक ऐसी कलेक्शन, ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जो एम्प्टी नहीं है, ऐसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं जो एम्प्टी नहीं है। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स, या आप खाली सेट भी कह सकते हैं, ऑफ अ सेट एक्स आर is said to be ring if, हम आर को रिंग उस वक़्त कहेंगे जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। नंबर 1, अगर ए और बी कोई से दो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं इस कलेक्शन से, फैमिली से। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि फैमिली ऑफ सेट बेसिकली ऐसी कलेक्शन है जिस सेट्स की जिसके मेंबर बी सेट्स ही हैं। तो अगर मेंबर सेट हैं तो सेट को ए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसलिए ए बी दो सेट्स हैं जो इस कलेक्शन का हिस्सा हैं, जो इस कलेक्शन से बिलोंग करते हैं। इनका यूनियन बी बिलोंग करे कलेक्शन से, ठीक है। याद रखिएगा ये ए बी फॉर एनी के लिए, ठीक है। इफ फॉर एनी टू सेट्स ए बी बिलोंग्स टू, कोई से भी दो सेट हैं जो उस कलेक्शन का मेंबर है, उनका यूनियन हमेशा कलेक्शन का मेंबर हो। दूसरी बात, जब इनका डिफरेंस किया जाए तो डिफरेंस भी कलेक्शन का ही मेंबर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक सेट है एक्स के दो एलिमेंट हैं ए और बी। इस सेट एक्स के लिए हम एक कलेक्शन बनाते हैं आर, इस तरह से कि कलेक्शन के मेंबर है हमारे पास एम्प्टी सेट, सेट ए, सेट बी, सेट ए बी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये पावर सेट हो। लेट्स से आपका सेट ये है,
x इज़ इक्वल टू ABC। तो हमने इस वक्त जो कलेक्शन ली है वो पावर सेट नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। पावर सेट डेफिनेटली रिंग की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर पावर सेट के अलावा भी जो कलेक्शन है वो ये डेफिनेशन, ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तो वो रिंग ऑफ सेट बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोई से भी 2 एलिमेंट लेने हैं तो लेट से हम पहले 2 ही ले लेते हैं। फाई A है और ये इसे हम B कह लेते हैं। इन दोनों का यूनियन करें तो A सेट ही आ जाएगा। अगर आप फाई में से माइनस करते हैं A को तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, तो वो भी बिलोंग कर रहा है इसी कलेक्शन से, और A भी बिलोंग कर रहा है इसी कलेक्शन से। फिर हम कहते हैं इन 2 को नहीं लेते, इन 2 को ले लेते हैं। जब आप इन दोनों का यूनियन करते हैं तो आ जाता है AB, वो ऑलरेडी कलेक्शन का मेंबर है। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे A माइनस B करेंगे तो डिफरेंस लेने पर एम्प्टी सेट आ जाएगा, डिफरेंस लेने पर सेट A आ जाएगा, तो वो भी कलेक्शन का मेंबर है, ठीक है। जब आप लेट से इनको हम नहीं लेते, हम कहते हैं नहीं हम इन 2 को ले लेते हैं, तो इन 2 को भी जब आप यूनियन करेंगे तो सेट AB आ जाएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसे इसमें से माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा जो ऑलरेडी कलेक्शन का मेंबर है। और अगर आप कहते हैं नहीं इसमें से इसे माइनस करते हैं, इसे A रखते हैं, इसे B रखते हैं, तो तब A आ जाएगा, वो भी इस कलेक्शन का मेंबर है, ठीक है। तो इससे एक और पॉइंट भी क्लियर होता है कि ये जो हमने A माइनस B लिखा हुआ है ये ऑर्बिट्ररी है। A और B कोई ऑर्बिट्ररी 2 सेट्स लिए थे हमने कलेक्शन के, तो अगर मैं A माइनस B की जगह B माइनस AB लिख दूँ तो सेम ही बात है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली हम इस एग्जांपल से ये देख सकते हैं कि अगर आप इसको A कहते हैं और इसे B कहते हैं और A माइनस B निकालते हैं तो वो एम्प्टी सेट आता है जो कलेक्शन का मेंबर है, बिलोंग्स टू R। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं हमें A माइनस A नहीं B माइनस A चेक करना चाह रहे हैं, तो B माइनस A की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सेट A आ जाएगी, वो भी ऑलरेडी कलेक्शन का मेंबर है, ठीक है। तो अगर A माइनस B बिलोंग करता है तो डेफिनेटली B माइनस AB जो रिंग है उससे बिलोंग करता है। तो आप इसे नोट के तौर पर लिख लें कि क्योंकि A माइनस B मेंबर है रिंग का, तो B माइनस A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। स्पेसिफिकली नोट के तौर पर इसे याद रख लें कि फिर B माइनस A भी बिलोंग करेगा R से। नेक्स्ट हमने ये कहा है कि जो हमारा रिंग है ये नॉन एम्प्टी कलेक्शन है। अगर ये नॉन एम्प्टी कलेक्शन है तो इसमें कोई ना कोई एक एंट्री तो है, ठीक है। लेट से कि वो एक एंट्री कोई सेट A है जो उसके अंदर है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो रिंग है वो नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि कोई ना कोई एक सेट है जो बिलोंग करता है R से। फ़र्ज़ करें एक लौता सेट है हमारी कलेक्शन के अंदर, जैसे आप ये कह लें कि हमारी कलेक्शन इस तरह से है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एंट्री है, लेट से सिर्फ A, ये हमारी कलेक्शन R है सिर्फ एक एंट्री के साथ। तो अगर इस एक एंट्री पे अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो इसी सेट के साथ यूनियन करने पे यही आ जाएगा, ऑलरेडी कलेक्शन का मेंबर है। और जब डिफरेंस लेंगे A का A के साथ, तो डिफरेंस लेने पर क्या होगा कि जब आप सेट A में से सेट A को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, A माइनस A करने पर वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर तो आप कहते हैं कि एक वैल्यू रिंग है तो इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट भी इस कलेक्शन का मेंबर होगा। आप खाली सिंगलटन सेट को कलेक्शन का मेंबर नहीं कह सकते। मींस कोई भी कलेक्शन R है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसका एक ही मेंबर A है तो वो रिंग है। A के साथ ज़रूरी है, नेसेसरी है, वो रिंग तभी होगा जब उसमें एम्प्टी सेट भी मौजूद होगा, अदरवाइज़ जो कलेक्शन है वो रिंग नहीं होगी, ठीक है। इसे पॉइंट नंबर 2 के तौर पर नोट कर लें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो रिंग है वो नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब है एम्प्टी कलेक्शन जो है वो रिंग है ही नहीं, ठीक है। तो जो नॉन एम्प्टी है उसमें कम से कम एक एंट्री तो होगी। अगर वो एक एंट्री है तो उस एक एंट्री के लिए ये 2 पॉइंट्स ओबे होना ज़रूरी है, तभी वो रिंग बनेगा। तो अगर हम दूसरा पॉइंट वेरीफाई करते हैं उसके लिए, तो दूसरे पॉइंट में डिफरेंस लेने पर एम्प्टी सेट आता है, तो फिर एम्प्टी सेट को भी लाजमी R से बिलोंग करना चाहिए।
तो मीन्स जब भी आप कोई भी कलेक्शन को रिंग बना रहे हो तो रिंग बनाते वक्त इन 2 पॉइंट्स को बस फोकस करना है। इन 2 पॉइंट के मुताबिक जो एंट्री हो वो तमाम एंट्रीज उस कलेक्शन का मेंबर होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमें ये बेसिकली क्लियर करता है कि हर रिंग एम्प्टी सेट कंटेन करेगा। फाई इज अ मेंबर ऑफ एवरी रिंग इन शॉर्ट। इसके बाद कुछ और पॉइंट को देखते हैं। देखिए हमें ये तो पता है कि अगर एक रिंग ऑफ सेट बन रहा है, अगर मैं किसी भी कलेक्शन को रिंग ऑफ सेट कह रही हूँ तो उसमें 2 बातें लाजमी हैं कि उसके कोई से भी 2 सेट्स का यूनियन बिलोंग करता है उस रिंग से, दूसरा डिफरेंस भी बिलोंग करता है उस रिंग से। ठीक है, यूनियन के बारे में तो हमें श्योर है कि वो बिलोंग करता है, तो क्या इंटरसेक्शन भी बिलोंग करता है रिंग से, क्वेश्चन ये रेज होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस अभी मैंने कहा था कि अगर a माइनस बी बिलोंग करता है तो b माइनस ए बी बिलोंग करेगा r से। तो हमने सिमेट्रिक डिफरेंस की ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b बराबर होगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के। हम देखें a माइनस बी रिंग का मेंबर है, b माइनस ए भी रिंग का मेंबर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग, रिंग के कोई से भी 2 मेंबर्स का यूनियन भी रिंग का मेंबर होगा। तो मीन्स ये हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है इन 2 को देखते हुए कि a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b मेंबर है रिंग का, बीइंग यूनियन ऑफ 2 मेंबर ऑफ रिंग। इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन को देखना चाहेंगे, इंटरसेक्शन को देखते वक्त a इंटरसेक्शन b को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b बराबर होगा a यूनियन b माइनस a सिमेट्रिक डिफरेंस b के। सिमेट्रिक डिफरेंस को एक्चुअली डिफाइन करने की वजह ये थी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी कलेक्शन रिंग बन रही है तो उसके 2 सेट्स का यूनियन उससे बिलोंग करता है। ठीक है, मीन्स a यूनियन b रिंग का मेंबर है। और अब ये भी हमने साबित किया है कि सिमेट्रिक डिफरेंस b फिर रिंग का मेंबर होगा लाजमी। तो कोई रिंग के कोई से भी 2 एंट्रीज का डिफरेंस b रिंग का मेंबर होता है। तो अगर कोई से भी 2 एंट्रीज का डिफरेंस भी रिंग का मेंबर है तो यहाँ से ये बात इम्प्लाई होती है कि a इंटरसेक्शन b बिलोंग करेगा, बीइंग डिफरेंस ऑफ 2 मेंबर ऑफ अ रिंग बिलोंग्स टू रिंग। ठीक है, मीन्स अगर हम किसी भी कलेक्शन को या किसी भी फैमिली ऑफ सेट को रिंग कहते हैं तो फिर उसकी कोई से भी 2 सेट का यूनियन उससे बिलोंग करता है। कोई से भी 2 सेट्स उठा लें, उनका डिफरेंस हमेशा रिंग से बिलोंग करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पोजीशन क्या रखी है दोनों की, a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, दोनों बिलोंग करते होंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा बिलोंग करता होगा उसी कलेक्शन से, और इंटरसेक्शन भी दोनों सेट की बिलोंग करता होगा उसी कलेक्शन से। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई रिंग की। अब अगर तो हमारे पास इस रिंग इस तरह से हो कि वो एक तीसरी प्रॉपर्टी भी ओबे करे, डेफिनेशन नंबर 4.2 की तरफ मूव करने लगे हैं। डेफिनेशन नंबर 4.2 सिग्मा रिंग। ठीक है, जब हम सिग्मा रिंग को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एक ऐसा रिंग जिसमें एक ऐसी सीक्वेंस मौजूद हो जो ये प्रॉपर्टी ओबे करे। अ रिंग ऑफ सेट is said to be sigma ring if for any sequence of sets an
in R union of n is equal to 1 to infinity an equals to sorry, not equal, belongs to R। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कलेक्शन थी सेट्स की, उस कलेक्शन में से हमने कुछ स्पेसिफिक सेट्स को इकट्ठा कर लिया एक ख़ास तरतीब के साथ। जब हम चीज़ों को तरतीब के साथ इकट्ठा करते हैं तो उसे ही हम सीक्वेंस कहते हैं। उस तरतीब, जो तरतीब हमने बनाई है, उस तरतीब के एलिमेंट्स का जब यूनियन करें 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 टू इन्फिनिटी यूनियन अगर रिंग से बिलोंग कर जाए, यानी कि हमारी कलेक्शन से बिलोंग कर जाए, तो हम कहेंगे कि ऐसा रिंग सिग्मा रिंग है, तीसरी प्रॉपर्टी ओबे होने पर। ठीक है, ऑलरेडी ये रिंग है, अगर ये रिंग है तो डेफिनेटली पहली दो प्रॉपर्टी ओबे करता है कि कोई से भी दो सेट्स का यूनियन बिलोंग कर रहा है रिंग से, कोई से भी दो सेट्स का डिफरेंस भी बिलोंग कर रहा है रिंग से। और तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर हम उसमें एक सीक्वेंस अज्यूम कर लें, रिंग उसी कलेक्शन से एक सीक्वेंस जनरेट करें और उस सीक्वेंस का यूनियन करें 1 टू इन्फिनिटी, वो भी बिलोंग करे उसी कलेक्शन से, तो ऐसी कलेक्शन, ऐसा रिंग सिग्मा रिंग कहलाएगा। ठीक है, इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 4.3, let R be the collection of all finite subset of n then R is a then R is a ring but not sigma ring। ठीक है, देखें अब R एक कलेक्शन है और कलेक्शन में जो सबसेट आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, सबसेट फाइनाइट है। ठीक है, और किस सेट के हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इस तरह से देखते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के फाइनाइट सेट बनाएंगे, फाइनाइट सबसेट बनाएंगे, फाइनाइट सबसेट में एम्प्टी सेट भी आ जाएगा। एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सबसेट। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं। वो तमाम सबसेट फाइनाइट होंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट आप आसानी से बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। सिंगलटन सेट्स चलते जाएंगे कॉन्टीन्यूसली 1 2 3 सो ऑन। सिंगलटन सेट्स के बाद वो सेट्स आ जाएंगे जिनमें दो दो एंट्रीज होंगी 0 1 0 2 0 3 सो ऑन। इसी तरह 1 2 1 3 1 4 सो ऑन। इसी तरह 2 3 2 4 एंड सो ऑन, कॉन्टीन्यूसली चलते जाएंगे। फिर 3 3 एलिमेंट वाले सेट आ जाएंगे 0 1 2
1 2 3 एंड सो ऑन, देन मैनी मोर, 4 एंट्रीज वाले, 5 एंट्री वाले। लेकिन जितने भी सबसेट आएंगे वो सबसेट इटसेल्फ फाइनाइट है। सबसेट कॉन्टीन्यूसली नहीं चल रहे, 0 1 2 ही एंट्रीज है, 0 2 2 ही एंट्रीज है। जितने भी सबसेट हैं वो इटसेल्फ फाइनाइट है, कलेक्शन फाइनाइट नहीं है। ये जो कलेक्शन जैसे हम रिंग कह रहे हैं, रिंग बनाना, रिंग साबित करना चाह रहे हैं, वो कलेक्शन इटसेल्फ फाइनाइट नहीं है। लेकिन कलेक्शन के अंदर जितने भी सबसेट हैं वो सारे सबसेट फाइनाइट है। इसका मतलब है कि इस कलेक्शन से एन खुद बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फिनिट है। ठीक है, इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है, तो ये फाइनाइट नहीं है, ये इन्फिनिट है। ठीक है, तो इस कलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो सेट आ सकते हैं जो फाइनाइट हैं। तो ये जितने भी सबसेट हैं ये सारे फाइनाइट हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे साबित करना चाहते हैं वो हम ये साबित करना चाहते हैं कि कोई से भी दो सेट्स का यूनियन इसी कलेक्शन से बिलोंग करेंगे। नंबर 1 पॉइंट लिखने से पहले सबसे पहले हम अपने सोल्यूशन में ये लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं ए और बी कोई से दो सेट हैं जो बिलोंग करते हैं हमारी कलेक्शन आर से। ठीक है, और आर क्या है? बी कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर ए बी इस कलेक्शन से बिलोंग करते हैं तो ये इम्प्लाई करता है ए एंड बी आर फाइनाइट। अगर ए भी फाइनाइट है और बी भी फाइनाइट है तो दो फाइनाइट सेट्स का यूनियन भी फाइनाइट होता है। देन ए यूनियन बी इज ऑल्सो फाइनाइट। अगर यूनियन फाइनाइट है तो ये इम्प्लाई करता है कि डेफिनेटली फिर यूनियन भी बिलोंग करता है कलेक्शन आर से, क्योंकि कलेक्शन में का मेंबर बनने के लिए एक ही शर्त है कि जो भी सबसेट हो वो फाइनाइट हो। ये शर्त पूरी कर रहे हैं ए यूनियन बी, क्योंकि अगर ए और बी दोनों फाइनाइट हैं डेफिनेटली उनका यूनियन भी फाइनाइट है। आप कोई भी एग्जांपल चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 को अगर आप ए लेते हैं, 3 4 को आप बी लेते हैं, दोनों फाइनाइट सेट हैं, दोनों का यूनियन करें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 भी फाइनाइट ही है। 4 एलिमेंट है इसमें, आप एलिमेंट्स बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाता है। ठीक है, हमने ये साबित कर लिया कि अगर ये कलेक्शन है तो कलेक्शन के कोई से भी दो सेट लेंगे तो उनका यूनियन भी कलेक्शन से बिलोंग करेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम ऑलरेडी ये बात लिख चुके हैं कि ए बी कोई से दो सेट बिलोंग करते हैं कलेक्शन से, ऐसी कलेक्शन जो फाइनाइट सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों फाइनाइट हैं। तो अब डिफरेंस की तरफ आ जाएं। जब हम डिफरेंस की तरफ आते हैं तो डिफरेंस की तरफ आते वक्त हम ये कहते हैं कि जब ए माइनस बी करेंगे तो अब ए माइनस बी को अगर दो सेट फाइनाइट होते हैं तो उनका डिफरेंस भी फाइनाइट है। इसको हम जस्टिफाई किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से कि आप इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी में जो अभी अभी हमने कहा था कि अगर दो एलिमेंट रिंग के मेंबर होंगे, अगर हम कहते हैं ए और बी दोनों रिंग के मेंबर हैं, तो रिंग के मेंबर होने पर इनका इंटरसेक्शन भी डेफिनेटली बिलोंग करेगा इसी कलेक्शन से, इसी कलेक्शन का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर ए तो फाइनाइट है, ठीक है, जबकि बी कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिट है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिट क्यों है? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फिनिट है। बी कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिट, क्योंकि जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसे हमने सुपर सेट में से हमेशा माइनस करना होता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस बी होगा।
ये बराबर है a माइनस बी के। सो a माइनस बी बिलोंग करेगा रिंग से। तो दूसरा पॉइंट भी इजीली जस्टिफाई हो गया है कि दो सेट्स का डिफरेंस, कोई से भी दो सेट्स का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा कलेक्शन से। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी, तो अगर पहली और दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ये इम्प्लाई कर देता है कि आर इज़ अ रिंग, यूनियन भी बिलोंग कर गया और इंटरसेक्शन डिफरेंस भी बिलोंग कर गया। अब जो आखिरी प्रॉपर्टी हम चेक करना चाहते हैं वो सिग्मा रिंग के लिए बेसिकली चेक करना चाहते हैं, आइदर इट इज़ अ सिग्मा रिंग और नॉट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लिखने से पहले हम थोड़ी सी बाय एग्जांपल समझ लेते हैं कि हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपने कलेक्शन देखी थी जैसे हमने लिखी हुई थी, उसके सारे एलिमेंट्स बेसिकली फाइनाइट सबसेट। अब हम उन फाइनाइट सबसेट में से स्पेसिफिक सबसेट्स को पिक करना चाहते हैं। जैसे कि हम पिक इस तरह से कर लेते हैं कि हम इस वो सेट लेंगे जिनमें, अगर मैं कहती हूँ जो कलेक्शन ए एन है वो कुछ इस तरह की कलेक्शन है, ए एन इज इक्वल टू सेट एन। तो इसका क्या मतलब होगा जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे, ए वन इज इक्वल टू दिस, ए टू इज इक्वल टू दिस, ए थ्री इज इक्वल टू दिस सेट एंड सो ऑन। ठीक है, और जनरली इन सबको कंबाइन फॉर्म में लिखें तो ए एन इज इक्वल टू सिंगलटन सेट एन। ठीक है, ये हमारी कलेक्शन की टाइप आ गई। अब इस कलेक्शन में जब मैं यूनियन करूँगी 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन का यूनियन करने लगे हैं, ये कलेक्शन सारी यहाँ तक जा रही है, इसका यूनियन करने लगे हैं एन इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो यूनियन करने पर अगर आप इन सबको कंबाइन करो तो कंबाइन करने पर ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन। तो 1 2 3 सो ऑन बेसिकली क्या आ रहा है, एक ऐसा सेट आ रहा है जो कॉन्टीन्यूसली 1 2 3 सो ऑन, जो फाइनाइट नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो सेट हमारे पास आ रहा है वो कॉन्टीन्यूसली चलता ही जा रहा है, सो वो फाइनाइट नहीं है। अगर ये फाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब है दिस सेट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये सेट आर से बिलोंग नहीं कर सकता। अगर ये आर से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी ही सीक्वेंस लें, डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंस बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आप ए एन इस तरह से भी ले सकते हैं, ए एन बराबर हो सकता है 1 2 3 सो ऑन एन। जब इस तरह से जनरली फॉर्म दी जाती है तो उसका मतलब होता है कि ए वन बराबर होगा 1 के, ए टू बराबर होगा 1 2 के, यानी कि जितने जो यहाँ एन वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ए थ्री बराबर होगा 1 2 3 के। ये सारे फाइनाइट सेट्स ही जा रहे हैं। ठीक है, ये भी फाइनाइट सेट्स है, इसी तरह की सारी एग्जांपल। लेकिन जब आप इनका यूनियन करेंगे तो यूनियन करने पर दोबारा से यही शक्ल बनेगी, आप यूनियन करके चेक कर सकते हैं। जब आप A1 A2 A3 इन सब का यूनियन करेंगे तो यही आ जाएगा और दोबारा से रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। तो मीन हम जिस मर्ज़ी तरह की सीक्वेंस अज्यूम कर लें, रिज़ल्ट सेम ही रहेगा कि जो यूनियन है वो एक्चुअली फाइनाइट सेट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस बात को हम सिर्फ राइट अप कर सकते हैं किस तरह से कि लेट कर लिए ए एन बी अ सीक्वेंस of finite subset of set of natural number in R, but union n is equal to 1 to infinity, a n is infinite.
क्योंकि ये इन्फिनिट है, implies union n is equal to 1 to infinity an does not belongs to R, implies R is not sigma ring। ठीक है, इधर से एक और कंक्लूजन भी याद रखें कि हो सकता है कि कोई कलेक्शन रिंग हो और सिग्मा रिंग ना हो, लेकिन जो कलेक्शन सिग्मा रिंग बनेगी वो लाजमी रिंग भी होगी। इस पॉइंट को भी नोट करने कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिंग सिग्मा रिंग हो, बट एवरी सिग्मा रिंग इज़ अ रिंग।